ओके बच्चों, मैं आपका 2021 में जो प्री बोर्ड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आने हैं, उसका मैं आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और क्लासेस बच्चों इस तरीके से रहेंगी कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, उसका एमसीक्यू बताने से पहले उस टॉपिक का मैं थ्योरी पार्ट लूंगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव भी तैयार होता रहे, क्योंकि सब्जेक्टिव भी पेपर आपको देना है, तो सब्जेक्टिव भी आपका तैयार होता रहे। उसके लिए मैं पहली जो क्लास होगी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और वो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो उसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें उसी टॉपिक के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो क्योंकि सब्जेक्टिव क्लास आप पहले से ही ले चुके हो, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी का आ चुका होगा और आप एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपका पहला टॉपिक यहां पर है, मैं दिखाई दे रहा हूं, रिवीजन टूर ऑफ 9th क्लास। तो ये वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। सेक्शन ए की थ्योरी है, ये थ्योरी सब्जेक्टिव में भी आपको काम आने वाली है। सबसे पहला है आपका हाउ आर ऑब्जेक्ट्स इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। In a software, the characteristics of an object are represented through data members and behavior is represented through member function। यहाँ पे बच्चों ये बताया गया कि जब भी आप कोई क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट का क्या रोल रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी फंक्शन प्रोग्रामिंग करते हैं, जब उस समय स्पेशली ये दिखाई पड़ता है कि आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाते हैं तो आप क्या लिखते हो, पहले क्लास लिख दिया आपने, क्लास XYZ, देन आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हो और यहाँ पर डेटा मेंबर यानी वेरिएबल्स होते हैं, INT सपोज दैट, और फिर आपके यहाँ पे फंक्शन होते हैं, वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले, कंप्यूट, इस तरीके से। तो ये आपके फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब इस क्लास का, मैं बस ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, तो जब आप क्या करते हो, सारे फंक्शन और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में, PSVM में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे क्लास का नाम आपका XYZ है, तो XYZ OBJ इज इक्वल टू न्यू XYZ, ये आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर ये फंक्शंस कॉल करते हो, OBJ डॉट इनपुट, या कंप्यूट है हमारा, तो कंप्यूट हम लोग देख लेंगे। तो हाउ आर ऑब्जेक्ट्स इंप्लीमेंटेड इन प्रोग्राम या इन सॉफ्टवेयर। तो आप देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट आपने OBJ नाम का बनाया है, इसी ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको हम लोग डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्ट के ये वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, डेटा मेंबर। और इनका जो बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट का, वो ये आपका मेंबर फंक्शन, यानी कि ये वर्ड कंप्यूट जो मैंने बनाया है, ये मेंबर फंक्शन। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा मेंबर, यानी कि उनके वेरिएबल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और उनका बिहेवियर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेंबर फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे दो ही बातें आपको याद रखनी है कि कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनता है तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कुछ वेरिएबल्स लेता है। तो वेरिएबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसका बिहेवियर है, उस प्रोग्राम में होना क्या है, वर्क क्या होना है, वो उसके मेंबर फंक्शन के द्वारा आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मेंबर फंक्शन और आपका इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको हम आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं, ये किसके हैं, ऑब्जेक्ट के ही हैं। तो बस इतना ही इसमें आपको जानकारी चाहिए। उसके बाद आपके OOPS के कॉन्सेप्ट होते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो उनके क्वेश्चन आपके आते हैं, और उनसे ऑब्जेक्टिव भी आपके बनने ही बनने हैं। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन रिलेटेड टू इट। एब्स्ट्रैक्शन क्या है और इनकैप्सुलेशन उससे कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट हाइड certain details and only shows the essential features of an object। अब देखिए यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का इससे क्या रिलेशन है।
देखो एब्स्ट्रैक्शन में कहा गया द एक्ट टू रिप्रेजेंट ओनली इसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिहेवियर हैं उनको हाइड रखा जाए, छुपाया जाए, और जो चीजें हमें पता चलनी चाहिए सिर्फ वही चीजें पता चलें और कोई चीज सामने ना आए, छुपी रहे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हमारी कहीं और से नहीं आई, हमारे रियल वर्ल्ड से आई है। तो रियल वर्ल्ड में हम लोग मान लीजिए ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, अभी नीचे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। जो भी चीजें हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो भी चीजें हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, और उस चीज में उसकी कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसका कोई कलर हो सकता है, कोई डिजाइन यानी शेप्स हो सकती है, वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हैं। और इंटरनल प्रॉपर्टीज का मतलब उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, वो काम क्या करेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लें, मान लीजिए आपका ऑरेंज है, तो ऑरेंज आपका स्फेरिकल शेप में होता है, तो ये इसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है। उसका कलर ग्रीन या ऑरेंज होता है, तो ये इसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है। और बिहेवियर क्या होता है कि वो जूसी है, मतलब उसमें जूस होता है और उसका एक टेस्ट होता है, तो ये उसका बिहेवियर हो गया। तो अब इसी चीज को प्रोग्रामिंग में कहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इस चीज को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स थे वो हमारे वेरिएबल्स कहे जाते हैं। जो भी हम लोग ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में, तो जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं वो हम लोग बिहेवियर कहते हैं, उनको हम बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ पे वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं। ये वेरिएबल हो या फंक्शन हो, ये किसके लिए काम कर रहे होते हैं? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं जो ओबीजे नाम से हम लोगों ने बनाया होता है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी क्लास, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था पहले वाले प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट क्लास का ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। इसका मतलब ये आप क्या कर रहे हो, ये आप इनकैप्सुलेशन कर रहे हो, इनकैप्सूल्ड कर रहे हो। जैसे कोई एक कैप्सूल होता है ना, तो कैप्सूल के अंदर जो उसकी दवा होती है, ड्रग होती है, वो कैप्सूल की कोटेड जो प्लास्टिक रैपर होता है उसके अंदर बंद होती है, तो यानी वो उसको हाइड कर रही होती, सुरक्षा कर रही होती है उसकी, ठीक है। और बिहेवियर क्या है कि उस कैप्सूल को खाने से आपको कोई ना कोई, जिस मर्ज के लिए आपने खाया होगा उससे आपको फायदा मिलेगा, वो उसका बिहेवियर हो गया, यानी काम हो गया। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन में आपका ये वेरिएबल है, ये आपके फंक्शन है, कंप्यूट या डिस्प्ले या इनपुट, तो ये क्या है, किसी दूसरी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट से एक्सेस ना किए जा सकें। किसी जैसे एक प्रोग्राम में आप एक से अधिक क्लासेस बना सकते हो, या आपने जो हैकिंग सुनी है, हैकिंग हो जाती है, अकाउंट हैक हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैक हो जाती है। तो क्या होता है कि इन वेरिएबल्स और इन फंक्शंस को हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू छुपा के रखते हैं और कुछ परमिशंस यूज करते हैं जिसको एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है। तो उसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होता है। तो अगर हम इन वेरिएबल्स को या इन फंक्शंस को यहां पर प्राइवेट लिख दें, प्राइवेट INTA या प्राइवेट वॉइड कंप्यूट, तो जिन जिन वेरिएबल्स या जिन जिन फंक्शंस के साथ हम प्राइवेट लगा देंगे तो इसका मतलब वो हाइड हो जाएंगे। इस क्लास के, जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वही उन फंक्शंस या वेरिएबल तक पहुंच सकता है, और बाहरी जो आउटवर्ड क्लास होंगी, यानी किसी दूसरे प्रोग्राम की जो क्लासेस होंगी, उनका जो ऑब्जेक्ट होगा उससे हम इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर हम एक्सेस करवाना चाहते हैं तो ये हम पब्लिक रखें और कि कोई दूसरी क्लास बनाएं और दूसरी क्लास के थ्रू उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इन वेरिएबल्स और फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं दूसरी क्लास में। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है चीजों को छुपाना, और इनकैप्सुलेशन का मतलब है वेरिएबल्स और फंक्शन को इनकैप्सूल करना। ये कर्ली ब्रैकेट खुला और ये बंद हुआ, तो ये क्या है, वो रैपर है, यानी उसके अंदर बंद किया गया, किसको? फंक्शंस को और वेरिएबल्स को। ये इसके बारे में बताया गया। बाकी हमने डिटेल में इसका अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन अभी भी डिस्कस किया, तो इनकैप्सुलेशन को क्या बताया गया
इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। और सिंगल यूनिट क्या है? क्लास है। तो अभी अभी आपने जो एग्जांपल दिया था, मतलब देखा था कि ये आपका ये इनकैप्सुलेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है कि डेटा मेंबर आईएनटी ए और मेंबर फंक्शन कंप्यूट ये कहाँ बंद हैं? रैपिंग करे गए हैं क्लास के अंदर। ये XYZ नाम की जो मैंने क्लास बनाई है इसके अंदर ये रैप किए गए हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, क्लोज हुआ। तो किसी भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स को और उनके फंक्शंस को, उनसे रिलेटेड फंक्शंस को रैपिंग करना, रैप करना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका डिफाइन इनकैप्सुलेशन में आप यही बता सकते हो, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स। डेटा मतलब डेटा मेंबर से यानी वेरिएबल से, वेरिएबल और उनसे रिलेटेड मेथड्स यानी इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले। फंक्शन के नाम चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या जो काम करवा रहे हैं। तो वो कहां? किसी क्लास के अंदर बंद करना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? एक क्लास में या एक प्रोग्राम में एक से अधिक क्लासेस बनाई जा सकती हैं और एक से अधिक क्लासेस एक दूसरे से जोड़ी भी जा सकती हैं, जोड़ नहीं भी सकते हैं और जोड़ी भी जा सकती हैं। तो अगर हम दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, मैंने यहाँ पर क्लास XYZ बनाया और इसके अंदर मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए, फिर क्लास को बंद कर दिया। फिर मैंने एक क्लास यहाँ पर ABC बनाया, ABC। अब यहां पर मैं इस ऊपर वाली क्लास को जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा एक्सटेंड, EXTENDS। ये कीवर्ड होता है एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ने के लिए। तो एक्सटेंड लिखा और फिर स्पेस यहां पे नहीं मेरे पास जगह है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं XYZ। और फिर आप ये जो ABC नाम की क्लास बनाई थी इसके भी कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे और इसका क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ऐसे बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ? दो क्लासेस को हमने जोड़ दिया आपस में। जोड़ने से फायदा क्या होगा? जो ये पहली क्लास दूसरी क्लास में जोड़ी गई है तो पहली क्लास के वेरिएबल्स और ये जो फंक्शंस होंगे इनको आप दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, जिसको कहा जाता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब दोबारा से प्रयोग करना। एक चीज जो पहले से बन गई है उसी बनी बनाई चीज को दोबारा डिक्लेयर ना करके दोबारा से यूज कर लेना। जैसे कि यहाँ पर कोई वेरिएबल INTA नाम का मैंने XYZ नाम की क्लास में डिक्लेयर कर रखा है और फिर यहाँ पर मैंने दूसरी क्लास जो ABC है इसमें मैंने INT B और C ले रखा है, B और C। अब मैं चाहता हूँ टू नंबर्स का सम करना चाहता हूँ, तो C को तो मैं रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूं और एक वेरिएबल ये नीचे वाली क्लास के पास, ABC वाली क्लास के पास B नाम का है तो B मैंने ले लिया। अब एक वेरिएबल और होना चाहिए जिसके पास एक और वैल्यू हो, तो वो वेरिएबल किसके पास है? XYZ नाम की क्लास के पास है। तो अगर मैं यहाँ पर XYZ नाम की क्लास को ABC नाम की क्लास में एक्सटेंड कर लूं, एक्सटेंड मतलब इनहेरिट कर लूं, तो ये वेरिएबल्स और ये फंक्शंस इस वाली क्लास में डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं या किए जा पाएंगे। और मैंने यहाँ पे C इक्वल टू A प्लस B लिखा, तो A तो इस क्लास का वेरिएबल नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस की मदद से हम लोग दूसरी क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को किसी दूसरी क्लास में यूज कर पा रहे हैं। तो यही आपका इनहेरिटेंस होता है। मैं एक बार यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट दैट व्हेन अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, एनी सब क्लास दैट इज डिफाइंड can inherit the definition of one or more general classes। यानी कि एक से अधिक क्लासेस बनाई गई हैं और किसी एक क्लास के द्वारा एक से अधिक क्लासेस को अपने अंदर इनहेरिट करवाकर उसके वेरिएबल्स और फंक्शन को यूज कर पाना ही इनहेरिटेंस है। तो डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ें, यहाँ पे जो लिखी है मैंने बता दी, वरना ये क्या है? इट इज अ कैपेबिलिटी टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हो गई कि एक क्लास के द्वारा किसी दूसरे क्लास की बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाना या एक्सेस करना अपनी क्लास के अंदर ही इनहेरिटेंस कहलाता है। तो जो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज को देती है वो बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहलाती है, और जिस क्लास में वो प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाती हैं यानी कि ली जाती हैं प्रॉपर्टीज, वो हमारी सब क्लास, चाइल्ड क्लास
या डिराइव्ड क्लास कही जाती है। तो यहाँ पे जो आपने इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखा उसमें आपको एक्सटेंड कीवर्ड याद रखना है। दो क्लासेस को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है। दूसरी चीज आपने सीखी कि इनहेरिटेंस यूज क्यों किया जाता है, तो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। रीयूजेबिलिटी क्या थी कि पहली क्लास में ए नाम का वेरिएबल है और दूसरी क्लास में 2 नंबर का सम करना है, तो या तो हम दूसरी वाली जो एबीसी नाम की क्लास है इसमें ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसे बीसी डिक्लेयर है ऐसे ए भी डिक्लेयर कर लें और यहाँ पर हम ए प्लस बी कर पाएंगे आसानी से। लेकिन क्योंकि उसी प्रोग्राम में किसी दूसरी क्लास के पास ए नाम का वेरिएबल पहले से है, तो हम क्यों ना उसी क्लास को इनहेरिट कर लें, तो ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। ये वेरिएबल अपनी क्लास में तो यूज हो ही रहा होगा और इस क्लास में भी यूज कर लिया, इसी को रीयूज कहते हैं, दोबारा से प्रयोग करना, बिना डिक्लेयर किए, बिना क्रिएट किए, बिना बनाए। जैसे कि हमें हवा खानी है तो क्या फैन लगा लिया हमने, अब फैन हवा लेनी है तो फैन लगा लिया, तो अब आज तो हवा हमने ले ली, अब कल हमें फिर से हवा चाहिए फैन के थ्रू, तो क्या करना पड़ेगा कि हम नया फैन लगाएंगे? नहीं, नया फैन नहीं लगाएंगे, हम वही पुराना वाला फैन दोबारा से रीयूज कर लेंगे। 1 मिनट बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा कि इनहेरिटेंस का क्या यूज। तो ये बच्चों आपका इनहेरिटेंस मैंने बता दिया कि उसमें रीयूज वाला वो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, और उसमें फिल इन द ब्लैंक सपोज दैट है, तो रीयूजेबिलिटी है। और 2 क्लासेस को लिंक करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड विच आर इनहेरिटेड 2 क्लासेस ईच अदर, एक्सटेंड कीवर्ड है। ये 2 बातें खास तौर पे याद रखनी। उसके बाद जो है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जनरल क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है अपने ह्यूमन यानी हम लोग रियल लाइफ में जो भी कर रहे हैं उस चीज को करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना लें और वही काम वो सॉफ्टवेयर कर दे। तो चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपका एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, जो हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, उसके लिए ही हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने बता दिया, जो चीजें आंखों से देख सकते हैं और उनकी कोई एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब वो एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है ये भी एक पूछा जाता है, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 2 तरीके का है आपका। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पुरानी वाली व्यवस्था है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, सी लैंग्वेज जैसे है आपका, या उससे पहले पास्कल और बहुत सारी लैंग्वेज चलती थी। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रही, जिसमें हर चीज को ऑब्जेक्ट के को सेंट्रलाइज करते हुए ही उसके आसपास वो सारी चीजें घूमती हैं कि ऑब्जेक्ट के कोई फीचर्स होंगे एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग यहाँ पर रियल वर्ल्ड वाली चीजों को प्रोग्राम में जब लाते हैं तो वेरिएबल्स कहते हैं, और इंटरनल फीचर्स को हम लोग बिहेवियर कहते हैं। तो बिहेवियर का मतलब फंक्शन यूज कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे स्क्रीन आपकी है ही सामने, आप एक बार देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं बस उतनी ही चीजें डिस्कस करूंगा। अब जैसे ये 4 यहाँ पर आपके ऊप्स प्रिंसिपल दिए गए, ऊप्स प्रिंसिपल, तो 4 में कोई 3 दे दिया। अब जैसे उन्होंने कहा सिमिलरिटी, एक क्वेश्चन आपका वो भी आता ना कि जो सिमिलर नहीं है उसको पहचानो, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ये आपके 3 इसके ले लिए और एक कोई और नया वर्ड डाल दिया। मान लीजिए यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट ले लिया, एक कह दिया उन्होंने इनपुट फंक्शन दे दिया वहां पर, तो डिसिमिलर जो है उसको पहचानना होता है। तो ये आपके इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये 4 कॉन्सेप्ट हैं और इस पे बेस्ड वो वाला क्वेश्चन बन सकता है जो अलग पहचान, ऑड पहचानना होता है, ऑड वन। फिर कीवर्ड आपका, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि इसको रिजर्व वर्ड कहते हैं और ये स्पेशल सिग्निफिकेंस इसका होता है, और कंपाइलर द्वारा जब इसको रीड किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ वर्क, यानी कि प्लस ऑपरेटर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है, या माइनस ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे तो खैर कीवर्ड हो रहा है। स्पेशल मीनिंग का मतलब यह है कि फॉर, वाइल और डू वाइल, ये स्पेशल तौर से लूप के लिए बनाए गए हैं, तो ये लूपिंग करेंगे। इफ एल्स कंडीशन चेक करने के लिए बनाया है तो वो कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है, अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड दैट हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द कंपाइलर and cannot be used any else other than what it is written
मतलब यहाँ पर कीवर्ड का जो काम है बस वो उतना ही अपना काम करेगा, उसके अलावा उसका और कोई किसी जगह पे यूज नहीं होगा। जैसे फॉर लूप लूप चलाने के लिए है, अब उसका कोई और काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। फिर आइडेंटिफायर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बस आपकी मेमोरी में आ जाएं, जिससे कि अगली क्लास में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ये चीजें आपको याद आए। तो यहाँ पे व्हाट आर आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर आपको बताया गया कि कुछ ऐसे रूल्स जो प्रोग्राम के अंदर जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं उसमें जहां जहां यूजर अपनी इच्छा से कोई नाम किसी चीज को देता है उसको ही आपका आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या है? इट इज अ नेम विच इज गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को कोई नाम देना ही आइडेंटिफायर कहलाता है। अब ये 4 टाइप की चीजें होती हैं जहां पे हम लोग अपना नाम देते हैं अपनी तरफ से, यूजर अपनी तरफ से देता है। क्या? क्लास का नाम यूजर अपनी तरफ से दे सकता है, वेरिएबल का नाम यूजर अपनी तरफ से दे सकता है, उसकी मर्जी ए ले, उसकी मर्जी एज ले। फंक्शन का नाम वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले, ये प्रोग्राम में जब लिख के आता है तब तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए अगर उसको बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो तो वो आप अपने लिए बना सकते हो, यानी कि उसका नाम आप जो चाहो वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम हमारी मर्जी हम ओबीजे लिखें, हमारी मर्जी कुछ और लिखें, तो इसको ही आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ वेरिएबल, मेथड, क्लासेस, पैकेजेस एंड इंटरफेस। आगे और भी चीजें हैं यहाँ पे बढ़ गई हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने 4 चीजें जो बताई उसी को याद रखना है। फिर लिटरल्स क्या है? लिटरल्स का मतलब कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करना, वेरिएबल्स को कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए लिटरल्स का यूज किया जाता है। तो आपका ये 4 टाइप के या 5 टाइप के लिटरल्स होते हैं। जैसे किसी वेरिएबल में फिक्स वैल्यू डालना ही लिटरल है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ int a = 5 ले लिया, तो ये कैसा लिटरल है, कैसा माना जाएगा बच्चों? आप बोल सकते हैं। फिक्स्ड। ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए है? नहीं, लिटरल के नाम मैं बता दे रहा हूँ। इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, कैरेक्टर लिटरल। यस, तो इसको आप इंटीजर लिटरल कहोगे। अगर मैंने यहाँ पे कैर ch = a दे दिया तो इसको पहचानो, क्या कहोगे? कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर। तो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि किसी वेरिएबल में फिक्स वैल्यू प्रोवाइड करना ही लिटरल कहलाता है। तो ये आपके कौन कौन से लिटरल होगा मैं एक बार बताऊंगा आपको। जैसे कि इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करना तो इंटीजर लिटरल। अब इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग से मतलब नहीं, वो सारे इंटीजर ही हैं। अब बाइट a = 5 लिखें तब भी इंटीजर लिटरल, और लॉन्ग a = 5 लिखें तब भी इंटीजर लिटरल। ऐसे कैर में कोई कैरेक्टर डालें, चाहे वो ABCD डालें, चाहे वो कोई स्पेशल सिंबल डाल दें, जैसे सपोज दैट आपका $, लेस देन, ग्रेटर देन, वो सब इंटीजर लिटरल हो गया। ऐसे ही फ्लोटिंग लिटरल में पॉइंट वाली वैल्यू हो जाएगी। देन आपका बुलियन लिटरल, ट्रू फॉल्स डालना है तो बुलियन लिटरल हो गया, है ना। ऐसे नल लिटरल भी होता है, NULL, नल। तो ऑब्जेक्ट में नल वैल्यू डालना होता है कि जो ओबीजे नाम का बनाते हैं उसको नल लिटरल कह सकते हैं। तो ये आपके लिटरल के टाइप हो गए। लिटरल इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू असाइन करना ही लिटरल कहलाता है। कितना आसान है, ये थ्योरी आपने पढ़ ली। फिर वाई इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कोई ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस क्यों कहा जाता है? तो इंस्टेंस का मतलब है उसका हिस्सा, उसका पार्ट। तो क्लास को ऑब्जेक्ट का एक पार्ट कहा जाता, मतलब वाई ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट को क्लास का एक पार्ट कहा जाता है, उसका एक इंस्टेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लास के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो एक्सटर्नल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, वो किसके होते हैं? ऑब्जेक्ट के होते हैं। क्लास के अंदर जो फंक्शंस बनाते हो, वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, ये क्या बताते हैं? बिहेवियर बताते हैं। वो किसके होते हैं? वो भी ऑब्जेक्ट के ही होते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आपने क्लास का नाम एम्प्लॉय रखा, क्लास का नाम एम्प्लॉय, और ऑब्जेक्ट का नाम आपने EMP रख दिया, जैसे OBJ की जगह पर EMP ले लीजिए। तो EMP क्या करेगा? जो एम्प्लॉय नाम की क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का एक नाम होगा तो ई नेम हो गया वेरिएबल का नाम,
एम्प्लॉय की सैलरी होगी तो ई सैल हो गया, एम्प्लॉय का आपका कोई कोड है तो ई कोड हो गया। तो ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एम्प्लॉय की, वो किसने बताई? ओबीजे ने बताई, वो वेरिएबल ओबीजे के ही हैं या आपका ईएमपी के हैं, मैंने ईएमपी लिया है। ऐसे ही वॉइड इनपुट बनाएंगे तो उसका बिहेवियर वैल्यू इनपुट करवाएंगे उन वेरिएबल में, किसी एम्प्लॉय का नाम क्या है, एज क्या है, और उसके और जो फर्दर डिटेल है सैलरी वगैरह। और ऐसे ही बच्चों वहां पर कंप्यूट में उसका कोई ग्रॉस इन सैलरी या नेट सैलरी निकालनी हो तो उस टाइप का कोई प्रोग्राम बनाया तो वो कंप्यूट वाले पार्ट में रख दिया, डिस्प्ले में उसको प्रिंट करा दिया। तो इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ही उस एम्प्लॉय क्लास के बारे में सारा काम करवा रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास as every object created from a class gets its own instances of a variable defined in a class. Multiple object can be created from same class. ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमारे गार्जियंस हैं, मम्मी पापा हैं, तो वो कोई मान लीजिए आपका एक अवस्थी परिवार है, तो अवस्थी परिवार का मतलब वहां पे क्लास का नाम अवस्थी रख दिया। अब उसके अंदर हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग क्या हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अब वो अवस्थी परिवार ने एरोप्लेन वाला जो है कोई कंपनी खोल दी जो एरोप्लेन के पार्ट्स बनाती है। अवस्थी परिवार ने कोई आपका जो है कोई और सर्विस, टीचिंग सर्विस स्टार्ट कर दी जो बच्चों को पढ़ाती है। तो अवस्थी परिवार ही सब कुछ कर रहा है, तो क्रेडिट किसको मिल रहा है? अवस्थी क्लास को। और कर कौन रहा है? वो ऑब्जेक्ट यानी हम लोग जो उनके बच्चे हैं। तो इसीलिए ये जो हम लोग राम, सीता, गीता, मोहन जो अवस्थी परिवार के ऑब्जेक्ट हैं वो उस क्लास के इंस्टेंस कहे जाते हैं। आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, गुड। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप ही पहले आप समझ लीजिए, दो तरीके के डेटा टाइप बच्चों होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप इन नामों से जानते हैं, या प्री डिफाइंड डेटा टाइप इन नामों से जानते हैं। ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम जो हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये नाम बदल जाएगा तो आप समझो कुछ नई चीज है। नई चीज नहीं, वही है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहें या बच्चों यहाँ पर कंपोजिट डेटा टाइप कहें, या हम लोग यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप कहें, या हम लोग एक और नाम कंपोजिट, डिराइव्ड और नॉन, चार नाम इसके भी होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, कंपोजिट डेटा टाइप हो गया, डिराइव्ड डेटा टाइप हो गया, ऐसे कोई एक नाम में सो रहा है और भी होता है। तो रेफरेंस डेटा टाइप, तो ये सब आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ही नाम है। अब जो मेन डेटा टाइप होते हैं वो तो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन बनाता है? जो मैन्युफैक्चर है, जिसने जावा बनाई या जिसने ये लैंग्वेज बनाई, तो उसने प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाए। और प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से जो डेटा टाइप बनाए जाते हैं वो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रेफरेंस डेटा टाइप, तो यानी कि वो रेफरेंस लेता, प्रिमिटिव डेटा टाइप का रेफरेंस लेता है। कंपोजिट डेटा टाइप यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में कई सारी चीजों को मिलाकर वो कंपोज किया गया, तो वो आपका कंपोजिट डेटा टाइप बना। तो कंपोजिट डेटा टाइप क्रिएट्स विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पे लिखा है दीज आर इनबिल्ट डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज जिसने बनाई वो बनाता है। और दीज आर कंपोजिट में है, दीज आर द टाइप्स क्रिएटेड बाय द यूजर। यूजर यानी हम लोग अपनी सुविधा के लिए, यूजिंग फंडामेंटल डेटा टाइप, यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप जो है आपका, उनको यूज करते हुए इसको बनाते हैं। और द साइज ऑफ इट इज फिक्स्ड। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बिल्ट इन होते हैं, तो इसका मतलब उसका साइज पहले से ही फिक्स होता है कि इंटीजर 4 बाइट लेगा या कैरेक्टर 2 बाइट लेगा। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, तो इसका मतलब उसका डेटा टाइप फिक्स नहीं होता है, वो चेंजेबल हो सकता है क्योंकि यूजर अपने हिसाब से बना रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में रखा जाता है बच्चों। उसके बाद जो है, डेटा टाइप आर अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ प्रोग्राम विद इन क्लास।
अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कैसे भी यूज किए जा सकते हैं। और ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसको पर्टिकुलर आपने स्कोप को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी आपने स्पेसिफाई किया है वहीं वहीं अवेलेबल होगा। फंक्शन के अंदर आप बनाना है तो फंक्शन के अंदर रहेगा, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ईच ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आपको वो प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 होते ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बूलियन, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऑड वन पहचानो। यहाँ पे भी ऑड वन वाला क्वेश्चन बन रहा है। उन्होंने बाइट, शॉर्ट, इंट दे दिया और एक कोई दे दिया स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग तो अलग हो गया, वो एक क्लास है, और बाकी सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसे ही आपका कंपोजिट या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्लास, एरे और इंटरफेस, ये 3 एग्जांपल हैं। और कोई एक नया एग्जांपल प्रिमिटिव डेटा टाइप का यहाँ पे डाल दिया जाए तो वो ऑड वन हो गया। क्वेश्चन 15, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। एक पॉइंट बताना है आपको, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। तो यूनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन द सिंगल ऑपरेंड एंड बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन द 2 ऑपरेंड। तो ऑपरेंड का मतलब यहाँ पर बच्चों वेरिएबल से है। जैसे कि आपने -a लिख दिया तो इसका मतलब ये यूनरी है, या आपने ++a या -a इस तरीके से कुछ लिख दिया तो ये सब क्या है, यूनरी है। क्योंकि इसमें ऑपरेंड कितने यूज हुए हैं, 1 ऑपरेंड है, a अकेला है। ऑपरेंड मतलब यहाँ पे बच्चों वेरिएबल से है, एक ही वेरिएबल में यहाँ पे ये यूज हुआ है, इसलिए ये यूनरी है। और अगर हम यही चीज a - b या a+b इस तरीके से करें तो यहाँ पे कितने ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड है, a और b। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, और प्लस माइनस तो आपका वही सिंगल साइन ही है। तो ऑपरेटर के साथ में अगर 2 ऑपरेंड आ गए तो वो आपका बाइनरी है, और अगर 1 ऑपरेंड आया है तो वो आपका यूनरी है। ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब बच्चों होता है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके बीच में एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे इंटीजर को फ्लोट बना देना, फ्लोट को इंटीजर बना देना, फ्लोट को डबल बना देना, इस तरीके से एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है तो उसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप। it may be done either implicit or explicit। तो क्योंकि टाइप कन्वर्जन 2 तरीके के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, तो मैं एग्जांपल के साथ में इसको समझा रहा हूं। जैसे आपने यहां पर int a = 5 लिया और आप यहां पर फ्लोट b = a लिख देते हो, तो ये क्या है, a इंटीजर था और आप उसको b में स्टोर कर रहे हो। तो b को जब SOP से प्रिंट कराओगे तो b में a की वैल्यू गई है ना 5, तो आपका यहां पर रिजल्ट के रूप में 5.0 मिलेगा, क्योंकि 5 जब फ्लोट में स्टोर होगी तो 5.0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो आपको कन्वर्जन दिखाया गया है, ये कन्वर्जन को आप इम्प्लिसिट कहोगे। इम्प्लिसिट, तो इम्प्लिसिट का मतलब है जो कन्वर्जन अपने आप हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो कन्वर्जन लोअर टू हायर हो रहा हो। तो इंटीजर छोटा होता है, फ्लोट बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए अलग से टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो जब छोटे से बड़े की ओर कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। अब बड़े से छोटे में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे मैं यहां पर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं यहां पर फ्लोट लिख दूं, फ्लोट a = 2.5, और फिर मैंने यहां पे इसको int में कन्वर्ट करना चाहा तो int b = अब इसके लिए टाइप कास्टिंग ऑपरेटर की जरूरत होती, तो उसके गोल वाले ब्रैकेट में आपको वो ऑपरेटर का नाम लिखना, मतलब वो डेटा टाइप का नाम लिखना होता है जिसमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, b में स्टोर कर रहा हूँ ना, इसका मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे int और आपका a लिख दिया गया।
तो अब अगर आप एसओपी में बी को प्रिंट कराओगे, बी को, तो आपको मालूम है ए की वैल्यू 2.5 थी और आईएनटी लगा देने से क्या होगा, ए का इंटीजर पार्ट अलग होकर बी में स्टोर हो जाएगा और बी आपका इंटीजर है ही। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चों अगर प्रिंट करा रहे हैं, 2.5 आएगा या 2? यस, 2 यस, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती है, तो ये सिर्फ इंटीजर पार्ट बी में स्टोर करा के प्रिंट करा देगा। तो ये जब टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी गोल वाले ब्रैकेट में डेटा टाइप लिख दीजिए, तो इसका मतलब है कि इसके बाद जो भी वेरिएबल लिखा है वो इस डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट होकर पीछे वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इसमें डेटा टाइप वही लिखा जाता है जो रिजल्ट वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। रिजल्ट वेरिएबल आपका INT भी है ना, तो इसलिए इंटीजर में ही आप कन्वर्ट करा रहे हो, इसका सेंस है, तो इसलिए INT ही यहाँ लिखा जाएगा। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट, यानी कि ये आपका जबरदस्ती कराया गया, फोर्सली। देखो जब ऑटोमेटिकली लोअर डेटा टाइप हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए तो उसको इम्प्लिसिट कहते हैं, और जब फोर्सली हायर डेटा टाइप लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट कराया जाए तो उसको एक्सप्लिसिटली या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें फ्लोट आपका बड़ा माना जाता है, इंटीजर छोटा माना जाता है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे को बड़े में कन्वर्ट कराने के लिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, यानी कि ये b = a जो लिखा है ना, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्लोट लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फ्लोट लगा देंगे तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाएगा, क्योंकि आपने डेटा टाइप गोल वाले ब्रैकेट में यूज कर दिया। लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फ्लोट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका INT हटा नहीं सकते, क्योंकि एक्सप्लिसिट में बड़े को ही छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बूलियन लिटरल एंड कैरेक्टर लिटरल। तो बूलियन का मतलब है ट्रू फॉल्स और कैरेक्टर का मतलब ABCD। तो यहाँ पर अब बूलियन लिटरल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू फॉल्स। और कैरेक्टर लिटरल्स ऑन द अदर हैंड इज एनी कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। कोई भी कैरेक्टर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाए वो आपका कैरेक्टर लिटरल कहा जाता है। तो सिंपल सा इसका एग्जांपल लेना चाहें तो आपने लिखा बूलियन a = आपने ट्रू लिख दिया, तो ये आपका बूलियन लिटरल कहा जाएगा। और आपने यहाँ पर कैर CH = कोई भी वेरिएबल दे दिया, b दे दिया वैल्यू, तो ये आपका कैरेक्टर लिटरल कहा जाएगा। एग्जांपल हो गया इसका। फिर नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द लिटरल्स एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आंसर गिवन है। अब देखिए ये पॉइंट में वैल्यू थी, तो बाय डिफॉल्ट याद करिए, बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में स्टोर ना कराकर डायरेक्ट कोई पॉइंट वाली वैल्यू लिख दी जाए तो उसको क्या माना जाता है, फ्लोट या डबल? डबल। यस, बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू डबल में रहती है। और ये तो आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब ये कैरेक्टर लिटरल है। और ये फॉल्स है, इसका मतलब ये बूलियन लिटरल है। और ये डबल कोट्स में है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल है। तो ये इसके आंसर हो गया। आपको पहचानने के लिए आ सकता है, आएगा ही। नेक्स्ट है विच टू एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड इन अ क्लास डिक्लेरेशन। कौन से 2 एट्रीब्यूट्स क्लास के ऐसे हैं जो क्लास को डिक्लेयर करते समय यूज होते हैं? तो देखिए जब आप क्लास डिक्लेयर करते हो तो नॉर्मली तो आप ऐसे लिख देते हो क्लास XYZ, आप ऐसे लिख देते हो और कर्ली ब्रैकेट खोलकर वर्किंग चालू कर देते हो। लेकिन अगर इसके साथ में आप एट्रीब्यूट यूज करना चाहो तो देखो जब आप यहाँ पर कोई भी एक्सेस मतलब कोई भी एट्रीब्यूट नहीं यूज करते हो तो उसको हम लोग डिफॉल्ट कहते हैं, यानी यहाँ पे डिफॉल्ट एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। और वरना आप यहाँ पर पब्लिक लगा सकते हो, पब्लिक। और एक और है, आप यहाँ पे स्टैटिक भी लगा सकते हो, यहाँ पे पब्लिक क्लास या फाइनल क्लास भी लगा सकते हो। तो फाइनल क्लास XYZ, पब्लिक क्लास XYZ, तो ये सब एट्रीब्यूट हैं क्लास के डिक्लेयर करते समय। अब जैसे यहाँ पे
एक्सेस स्पेसिफायर, अच्छा हाँ ये एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सेस स्पेसिफायर पूछा गया। तो एक्सेस स्पेसिफायर में जब कुछ नहीं लिखते हो तो वो डिफॉल्ट माना जाता है, और जब कुछ लिखना चाहो तो आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी लिख सकते हो। ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, उसमें फाइनल ना लिखना क्योंकि फाइनल एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर में 4 ही होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो ये फाइनल मैं यहां से हटा देता हूं। खाली एट्रीब्यूट कहे होते तब आप फाइनल, स्टैटिक ये सब क्लास के साथ लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका Why is class called an object factory? तो बच्चों एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है कि क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे टॉयज के अंदर बहुत सारे टॉयज फैक्ट्री में बहुत सारे टॉयज बनाए जाते हैं, इसलिए उसको टॉयज फैक्ट्री कहते हैं। ऐसे क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसको क्लास फैक्ट्री कहते हैं। तो जैसे आपने कोई क्लास बनाई है क्लास XYZ, और इसका जब वर्किंग करोगे तो ये वर्किंग करने के बाद में फिर जब इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, XYZ, ये क्लास का नाम पहले लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम OBJ इज इक्वल टू न्यू XYZ। ये किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तरीका है, सिंटेक्स है। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम और सेमीकोलन गोल वाले ब्रैकेट के बाद। अब यहीं पे अगर हम ऐसे करें कि XYZ OB1, OB2, OB3, तो एक से अधिक ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, इसीलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है। अ क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बिकॉज ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ये जनरली लैंग्वेज में कह दिया गया है, बाकी आपको ये बताना है कि क्योंकि एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद सिंपल सा ये एक आउटपुट देखना है कि Q में P में आपका 5 है, Q में आपका 19 है, और ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया। टर्नरी ऑपरेटर बच्चों आपको याद होगा, मैं सिंटेक्स लिख दे रहा हूं कि एक आपकी कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन फिर क्वेश्चन मार्क ट्रू होता है और कोलन साइन फॉल्स होता है, सेमीकोलन, और यहां पर आप रिजल्ट वेरिएबल लिखते हो, रिजल्ट वेरिएबल। रिजल्ट वेरिएबल तो अगर कंडीशन ट्रू होती है बच्चों तो ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये अपना रिजल्ट वेरिएबल को दे देता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स कोलन साइन को मानते हैं और यहाँ पे जो भी लिखा होगा तो ये अपना रिजल्ट वेरिएबल को दे देता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या ट्रू हो रहा है क्या फॉल्स। तो ये पहले कंडीशन में कैलकुलेशन भी परफॉर्म कराई गई है, तो उससे डरिएगा नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो Q की वैल्यू आपकी यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पे 19 माइनस 5, P में 5 है, तो 19 माइनस 5 ग्रेटर देन, और P माइनस Q यानी P में आपका 5 है माइनस 19। तो देखिए जल्दी से 19 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 5 माइनस 19 कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे रियल में क्या चेक हो रहा है, यहाँ पे रियल में चेक हो रहा है कि 14 इज ग्रेटर देन -14। बताओ बच्चों कंडीशन ट्रू या फॉल्स। हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या है, Q माइनस P है, तो Q में आपका 19 था, Q में आपका 19 था, 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 14। तो ये अपना रिजल्ट उठाकर N में डाल देगा, तो N में 14 आ जाएगा और 14 को आपने प्रिंट करा दिया। तो बस ऐसे ही टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है और अच्छी चीज है, 1 लाइन में इफ एल्स वाला काम हो जाता है आपका। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका एक्सप्रेशन भी आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब है बच्चों कि कोई एक्सप्रेशन दी गई है प्लस माइनस इनटू डिवाइड किसी में भी, और आपसे पूछा जा रहा है कि
ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से, यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा, उसके हिसाब से रिजल्ट को इवेलुएट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक मैं छोटा सा चार्ट दिखा रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप कभी भी कोई एक्सप्रेशन आती है तो उसका रिजल्ट निकालिएगा। तो ये दो चार्ट में दिखा रहा हूं। पहला है यहाँ पर वन डाल के मैं लिख रहा हूं कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको प्लस प्लस माइनस माइनस सॉल्व करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड साइन सॉल्व करना चाहिए। चौथे नंबर पे आपको प्लस और माइनस सॉल्व करना चाहिए। तो जो ऑपरेटर एक ही में कॉमा लगा के लिखे गए, इसका मतलब वो सब बराबर हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो कोई एक्सप्रेशन होगी, मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय c, ऐसे करके कुछ लिखा है। तो एक्सप्रेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर बच्चों सॉल्व होती है। तो जो पहले मिल जाएगा, अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में देखा जाए ये सेम प्रेसिडेंस में, क्योंकि एक ही लेवल पे हैं, ये लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो यहाँ पर प्लस डिवाइड और आपका मल्टीप्लाई सेम लेवल पे है, तो इसका मतलब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहले मिल जाए वो बड़ा है। तो यहाँ पर पहले आपका कौन सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, बाद में डिवाइड सॉल्व होगा। अगर यहीं पे मैं एक्सप्रेशन चेंज कर दूं, यहाँ पर a डिवाइड b और मल्टीप्लाई c लिख दूं, तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय डिवाइड मल्टीप्लाई क्योंकि सेम लेवल पे हैं, तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट को चलते समय वही मिल जाएगा इसलिए, और बाद में मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो सेम प्रेसिडेंस में तो ये आपको करना है। लेकिन अगर अलग अलग जो है यहाँ पर लेवल पे के होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई और प्लस दे दें कि a प्लस b मल्टीप्लाई c, तो अब प्लस तो छोटा होता ना मल्टीप्लाई से, तो यानी पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय बड़े वाले पहले ऑपरेटर देख लिए जाते हैं, तो पहले आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, देन आपका प्लस सॉल्व होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि ये तो किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए जब आएगा तब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर कुछ ऑपरेटर्स दे दिए गए और कहा गया कि लोअर टू हायर या हायर टू लोअर पहचानो और उसको आइडेंटिफाई करके लिखो, तो उसमें मैंने आपको क्लासेस में जो चार्ट पढ़ाया है उस चार्ट के हिसाब से ही चलना है आपको। पहले आपका यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, तो यूनरी का मतलब है प्लस प्लस माइनस माइनस, ये मेन है। फिर नंबर 2 पे आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ये एक दो चार्ट याद करने से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, मॉड, ये सारे साइन इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका रिलेशनल। तो रिलेशनल में आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर आ जाते हैं। और देन आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल में आपका एंड, और नॉट। और 5 नंबर पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि सिंगल इक्वल का साइन। अब क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई भी ऑपरेटर, इसी में से 4 ऑपरेटर उठा के रख दिए जाएंगे आपको आगे पीछे करके। तो आपने देखा होगा कि इस साल का जो सेमेस्टर 1 का स्पेसिमेन पेपर आया उसमें ये क्वेश्चन गिवन है कि कोई भी 4 ऑपरेटर उठा के रख दिए गए और हायर टू लोअर या लोअर टू हायर पहचानो। तो ऊपर वाले सबसे बड़े हैं, यानी सबसे पहले लिखे जाएंगे, और नीचे वाले सब छोटे हैं। तो आपका कोई भी ऑपरेटर उठा के दिया जाए, आप इस तरीके से पहचान सकते हो। खाली ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। When several operator occurs in an expression, each part is evaluated and resolved in a parenthesis। ये क्या पढ़ो जरा, क्या लिखा है? प्रीडिटरमाइंड। हाँ, प्रीडिटरमाइंड ऑर्डर कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेटर है, कुछ ऑपरेंड है, तो उसमें जो है जो प्री डिटरमाइंड आपका ऑर्डर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कि कौन पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा, उसके हिसाब से वो एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट होती है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी।
ये मैंने अभी भी आपको जो दिखाया था वही ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था ये वाला एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल जो लिए हैं इसमें जो है ये 2 एग्जांपल ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के हैं। 2 एग्जांपल कि जब सेम लेवल के ऑपरेटर आपके सामने आ जाएं कि मल्टीप्लाई डिवाइड सेम लेवल का है तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करें या डिवाइड पहले सॉल्व करें। तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहले मिल जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो मल्टीप्लाई मिल रहा है पहले वाले में, इसलिए मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, डिवाइड बाद में। और दूसरे वाले में डिवाइड पहले मिल रहा है तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई बाद में। इसी को ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहते हैं। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर इज अ property that determines how operator of the same precedence are grouped। सेम प्रेसिडेंस के जो ऑपरेटर हैं यानी मल्टीप्लाई डिवाइड सेम प्रेसिडेंस, मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉड ऐसे कहें, प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंस के हैं तो उसमें आपको दैट इज इन व्हाट ऑर्डर ईच ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड व्हेन 2 ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। यानी जब किसी भी एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस के हैं यानी कि प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंस है तो कौन सा पहले इवेल्युएट होगा इसको डिसाइड करना ही ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होता है। तो मैंने बता दिया जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर मिल जाए तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहले मिल जाएगा वो पहले सॉल्व होगा। ये बच्चों याद है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चीज आपका ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में होती है। कोई कंफ्यूजन हो बच्चों अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट डिफरेंस बिटवीन अक्यूमुलेटर एंड काउंटर। अक्यूमुलेटर क्या है, काउंटर क्या है? देखिए, अक्यूमुलेटर इज अ वेरिएबल, अक्यूमुलेटर एक वेरिएबल है दैट इज यूज्ड टू ऐड और अक्यूमुलेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। एंड काउंटर वेरिएबल क्या है? काउंटर ऑन द अदर हैंड is a variable which is used to keep track of the number of times an operation is being performed। यहाँ पे अक्यूमुलेटर और ऑपरेटर के 2 एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं तो आप उसको देखकर समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने एक लूप चलाया, एक int s नाम का वेरिएबल लिखा और इसमें मैंने 0 दे दिया, और कोई लूप चला दिया for int I is equal to 1, I is less than 5, I प्लस प्लस, और इसमें मैंने क्या किया 1 से 5 तक के नंबरों का सम कर लिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस I, और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहीं पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया int c इज इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन 5, I प्लस प्लस, और if I mod 2 is equal to 0 then C प्लस प्लस हो जाए। फिर आपने SOPLN में C प्रिंट करा दिया। अब पहले वाले एग्जांपल में अक्यूमुलेटर यूज हुआ है या काउंटर यूज हुआ है बच्चों बताइए? एक्यूमुलेटर सर, एक्यूमुलेटर। और दूसरे वाले एक्यूमुलेटर, हाँ बिल्कुल, और दूसरे वाले उसमें कौन एग्जांपल में? काउंटर। काउंटर। तो देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेफिनेशन बताया गया था, इट इज यूज्ड टू ऐड और एक्यूमुलेट लिस्ट ऑफ आइटम। लिस्ट ऑफ आइटम मतलब एक जैसे कई सारे आइटम किसी लिस्ट में हैं और उनके साथ एक जैसी वर्किंग परफॉर्म कराई जा रही, वो क्या हो सकती है? ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने s नाम का एक वेरिएबल लिया है, ये एक्यूमुलेटर का एग्जांपल है एक्यूमुलेटर का। तो इसमें s नाम का वेरिएबल लिया है। अब i में 1 से लेस देन 5 चलाया, यानी 4 तक लूप चलेगा, तो 1 से 4 तक पहले 1 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 2 ऐड हो गया, फिर 3 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हो गया। तो एक जैसे लिस्ट ऑफ आइटम को एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 को ऐड करके सम में स्टोर कर रहा है, और फिर s को प्रिंट करा दिया, तो ये एक्यूमुलेटर हो गया। और काउंटर का मतलब काउंट करना, गिनना, किसी भी इवेंट को, किसी भी प्रोसेस को काउंट करना, गिनना ही काउंटर होता है। तो इस एग्जांपल में बच्चों मैंने क्या काउंट करने की कोशिश की है? C प्लस प्लस।
नहीं, वो तो काउंट कर रहा है। कौन सी चीज? प्राइम नंबर इवन ऑड। यस, इवन नंबर को काउंट कर रहा है। सिर्फ इवन नंबर को काउंट कर रहा है, ऑड नहीं है, एल्स नहीं है। तो यहाँ पे आई 0 है। हाँ, अब 1 से लेस देन 5 यानी 4 तक का लूप चलाओगे तो 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है तो काउंट नहीं करेगा। फिर i प्लस प्लस होके 2 आ जाएगा, 2 2 से डिवाइड होता है तो कंडीशन ट्रू है तो c प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होके 3 आएगा, 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है तो काउंटर प्लस प्लस नहीं होगा। फिर i प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब 4 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है तो c प्लस प्लस होकर 1 था तो 2 हो जाएगा और उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा। बाहर आओगे तो रिजल्ट में आपका काउंटिंग 2 है, यानी कि 2 आपके इवन नंबर पाए गए। 1 से 4 तक के बीच में 2 नंबर ऐसे थे जो इवन थे। तो ऐसे ही हम लोग प्राइम नंबर में भी काउंटिंग करते हैं कि फैक्टर्स काउंट करते हैं, परफेक्ट नंबर में काउंटिंग करते हैं, कंपोजिट नंबर में भी नहीं, कंपोजिट नंबर में तो ऐड करते हैं। कंपोजिट नंबर में एक्यूमुलेटर यूज हो रहा होता है, परफेक्ट नंबर में एक्यूमुलेटर यूज हो रहा होता है, लेकिन प्राइम नंबर में काउंटर यूज हो रहा होता है, काउंटिंग कर रहे होते हैं उस समय। तो काउंटर और एक्यूमुलेटर अलग अलग चीजें हैं। What does a class, next question 25, what does a class encapsulate? तो क्लास के अंदर कौन सी चीजें इनकैप्सुलेट होती हैं, यानी कि जैसे कि एक इनकैप्सुलेशन है, ये एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो दवा खाते हैं हम लोग, ड्रग लेते हैं, तो कैप्सूल के अंदर क्या चीजें होती हैं? ड्रग्स भरी होती है, दवाई होती है। तो ऐसे ही क्लास का कर्ली ब्रैकेट खुला और बंद हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? क्लास पब्लिक आईएनटी स्कैनर। नो। क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, दो चीजें होती है क्लास के अंदर, और उसी के अंदर फिर सब कुछ और मान लिया जाता है। अब तुम ये ना गिनाओ कि उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आपका SOP ln भी होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी होता है, नहीं, सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक डेटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अ क्लास इनकैप्सुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड बाय डेटा मेंबर एंड बिहेवियर रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर फंक्शन। तो जो क्लास फंक्शन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ये फंक्शन प्रोग्रामिंग में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की फंक्शन प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं उनको डेटा मेंबर कहते हैं, और ये डेटा मेंबर को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मान रहे हैं, यानी उस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो मेथड्स बनाते हो, वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले, तो वो आपके यहाँ पर मेंबर मेथड्स कहे जाते हैं, और मेंबर मेथड को ही यहाँ पर बिहेवियर कहा जा रहा है, यानी कि वो काम क्या क्या करेंगे। तो क्लास के अंदर दो चीजें इनकैप्सुलेट होती है, डेटा मेंबर और मेंबर मेथड, या कहें कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट जावा कॉन्सेप्ट दैट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा MCQ वाले पार्ट में। तो यहाँ पे स्टेट जावा कॉन्सेप्ट दैट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू अ सुपर क्लास एंड सब क्लास। ये कॉन्सेप्ट दो, जावा के आपके कितने कॉन्सेप्ट थे? 4 कॉन्सेप्ट थे, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, तो ये बेस क्लास या सुपर क्लास और सब क्लास ये किस कॉन्सेप्ट में आता है? इनहेरिटेंस में आता है। बच्चों आपके सामने भी लिखा है, मैं तो देख ही नहीं रहा था एक्चुअली। तो इनहेरिटेंस में 2 क्लासेस होती हैं, और उनके पहली वाली क्लास जो होती है उसको बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहा जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज को सब क्लास में दिया जाता है, या सब क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को लेती है। तो सब क्लास का नाम यहाँ पर सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या आपका चाइल्ड क्लास कहा जाता है। तो चाइल्ड क्लास किसी बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इनहेरिटेंस में होता है। फिर द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो ये वाली डेफिनेशन किस में मैच होती है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में मैच होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, राइट द स्टेटमेंट इन जावा दैट विल डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट नेम्ड SI ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट क्लास। कोई क्लास का नाम सिंपल इंटरेस्ट है और कहा जा रहा है उसका SI नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे आप ये देख तो रहे हो, लेकिन यही 4 वो कह देंगे कि क्लास सिंपल इंटरेस्ट है और उसका SI नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है,
नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कौन सा गलत है इसमें या कौन सा सही है इसमें, तो कोई एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो आप तरीका सीख लो, अभी मैंने बनाया भी था। पहले क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर स्पेस देकर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है, फिर इक्वल साइन, और फिर कोई स्पेस नहीं होता, सीधे न्यू होता है, और न्यू के बाद स्पेस होता है, और फिर से क्लास का नाम होता है, और फिर पैरेंथेसिस, ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो इस तरीके से कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब यहां पर ये क्वेश्चन दे दिया गया, रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम आफ्टर रिमूविंग द एरर्स, अंडरलाइन ईच करेक्शन। अच्छा ठीक है, तो देखो यहीं से देखना चालू करते हैं। आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसको पहचानना है, करेक्शन बताना है। तो जैसे यहाँ पे क्लास माई स्पेस क्लास, इस लाइन में कोई एरर है? यस सर। यस सर। क्या एरर है? नेम में स्पेस दे दिया गया। तो ये रूल कहाँ पे पाए जाते हैं कि सिंटैक्स, नहीं, आइडेंटिफायर्स। यस, मैं वो वर्डिंग सुनना चाह रहा था। आइडेंटिफायर्स कहा जाता है कि 4 तरीके के नाम होते हैं बच्चों। एक वेरिएबल का नाम होता है, एक क्लास का नाम होता है, एक फंक्शन का नाम होता है, और एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है। ये यूजर दे सकता है, यूजर मतलब हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग इन 4 नामों को देते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे? नाम हमेशा अल्फाबेट्स में होना चाहिए, स्टार्टिंग यानी अल्फाबेट से होनी चाहिए। तो वो ABCD कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में हो सकता है। दूसरा, नाम, कोई भी नाम रखते समय 2 चीजें हैं। कोई भी नाम रखते समय आइडेंटिफायर में बताया गया है कि वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जैसे ये माई स्पेस क्लास लिखा है तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। आप माई क्लास स्पेस अगर लिखना चाहते हैं तो आप, एक तरीका ये है, अंडरस्कोर का साइन अलाउ है आपके उसमें, तो अंडरस्कोर के साइन के साथ में स्पेस दे सकते हैं, तो ये सही है। और नहीं तो इसको माई और क्लास को जोड़ कर लिखिए तो ये सही है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल बच्चों यहाँ पर है कि कोई भी नाम आप देंगे तो उसमें जावा का कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे सोचो कि मैं INT में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर ब्रेक रख दिया, ब्रेक वेरिएबल का नाम रख दिया, तो क्या है, ये गलत है, क्योंकि ब्रेक तो रिजर्व कीवर्ड है जावा का। वो नाम से वो नाम के रूप में यूज नहीं हो सकता, चाहे वेरिएबल का नाम हो, चाहे क्लास का नाम हो, चाहे कुछ और। तीसरा है बच्चों यहाँ पर कि नाम की कोई भी स्टार्टिंग आपका डिजिट से नहीं हो सकती। तो डिजिट का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे 9 ऐप नाम रख दिया, तो ये गलत है, ये गलत है। आप ऐप 9 रख दीजिए, यानी डिजिट हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, स्टार्टिंग में नहीं हो सकती, तो ये सही है। तो इस तरीके से ये रूल होते हैं, जिसमें आपकी एक गलती ये मिल गई। उसके बाद वेरिएबल में देखो INT A, INT A, B सेमीकोलन, इसमें कोई एरर है? नो सर। एरर नहीं है। फिर वॉइड इनिशियलाइज, गोल वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसमें भी कोई एरर नहीं, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। आगे देखते हैं। फिर आपका यहां पर ये उस फंक्शन के अंदर a = 5 सेमीकोलन, b = 6 सेमीकोलन, कोई एरर नहीं है। वॉइड शो, कोई एरर नहीं है। a प्रिंट कराया प्लस एक स्पेस देकर b प्रिंट कराया, कोई एरर नहीं है। और पब्लिक यहाँ पे गायब है तो वो एरर नहीं है, ऑप्शनल होता है, पब्लिक स्टैटिक ऑप्शनल होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन में, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। स्ट्रिंग ARGS ऑप्शनल होता है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे देखो कोई एरर है? नो सर। वही एक स्पेस दे दिया गया, स्पेस वाली एरर है। हाँ, बाकी फंक्शन कॉल करने का यही तरीका है, ob.initialize फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पर एरर है कोई? यस सर, पैरेंथेसिस के बाद डॉट लगा है। हाँ, यहाँ पे जैसे ob.initialize ये लिखा गया था, ऐसे ob.show लिखना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी ob पहले होगा। ठीक है, तो यही मैं करेक्शन दिखाई दे रहा हूँ। देखिए माई क्लास को इन्होंने यहाँ पर जोड़ के लिख दिया आपस में, तो ये एरर सही हो गई, इसको आपको अंडरलाइन करना था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कोई एरर थी नहीं, यहाँ पे कोई एरर थी ही नहीं, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं थी। फिर सीधे सीधे नीचे था माई क्लास, यहाँ पे भी जोड़ के लिखा गया है और यहाँ पे भी जोड़ के लिखा गया आपस में, और फिर OB को शो से पहले कर दिया गया, तो आपने एरर पहचान ली। ओके, अब देखिए ये मैं छुपाए दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग खुद ही बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग आर इनवैलिड क्लास नेम
इन जावा स्टेट विद रीजन, रीजन भी बताइए। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या कोई इनवैलिड कुछ है? यस सर। Yes वाला है। Yes, sir. इसमें इनवैलिड है और रीजन क्या है? Spaces are there. स्पेस आर देयर, यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया, तो वेरिएबल के नाम या क्लास के नाम में स्पेस नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, इसमें बताइए क्या एरर है? इनवैलिड है। The invalid has Pass to digit cannot be used at the starting. बिल्कुल बिल्कुल, Yes. डिजिट कैन नॉट बी यूज्ड एट द स्टार्टिंग इन एनी वेरिएबल नेम और क्लास नेम। तो यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट कर दिया गया, ये एरर है। दूसरे में बताओ कोई एरर है? No error. Oh, sir. नहीं है। याद रखिएगा आपके यहाँ दो ही स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकते हैं नाम में, या तो अंडरस्कोर का साइन या तो नहीं, स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। डॉलर Dollar. यस, दो साइन अवेलेबल हैं जो आपको यूज करने के लिए दिए गए हैं। नाम में, पूरे नाम में, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में आप अंडरस्कोर का साइन लगा सकते हैं और डॉलर साइन लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और साइन आया तो वो इनवैलिड हो गया। अब चौथे वाले में बताओ। सर इनवैलिड। The invalid. हाँ, ये हैश साइन के कारण ये इनवैलिड हो गया, और ये आपका एट द रेट ऑफ साइन के कारण इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आंसर चेक कर लेते हैं। ये तो सारे इनवैलिड बता दिए यार इन्होंने। अभी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो नेम कैन नॉट हैव ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ये बात सही है। यहाँ पे डिजिट से स्टार्टिंग हो गई, तो इनवैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये भी सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये आपका देखो 1 2 और फिर 3 वाले को छोड़ दिया, वो तो हमारा वैलिड है ना, हम कहें सारे लिख दिए इनवैलिड, ये वैलिड था इसलिए इसको छोड़ दिया। फिर फोर्थ में आपका हैश का साइन है इनवैलिड, और आपका ये एट द रेट ऑफ साइन इनवैलिड, बिल्कुल सही दिया है। बस ये यहाँ पे क्लास का नाम लिखना चाहिए था, वेरिएबल नाम लिख दिया। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा छुपा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट डेटा टाइप, यानी जो डेटा टाइप का रिजल्ट आएगा उसको पूछा गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या आएगा। तो आप याद समझ लीजिए कि अगर मिक्स्ड डेटा टाइप, देखो एक्सप्रेशन दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक एक्सप्रेशन होती है, एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन होती है। कोई बच्चा बता सकता है स्टैटिक एक्सप्रेशन और मिक्स्ड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी कैलकुलेशन वाली लाइन, नहीं मालूम? ठीक है, हम बता रहे हैं। जो स्टैटिक एक्सप्रेशन होती है, स्टैटिक एक्सप्रेशन, इसमें सेम डेटा टाइप कैलकुलेट किए जाते हैं, सेम डेटा टाइप, यानी कि या तो सारे इंटीजर ही होंगे, या तो सारे फ्लोट ही होंगे, या तो सारे डबल ही होंगे। इस तरीके की बात हो रही। तो जैसे मैंने INT A, B, C लिख दिया, ये सब इंटीजर है। अब इसकी कोई भी वैल्यू हो तो हम C = A + B कह रहे हैं, तो ये आपका स्टैटिक एक्सप्रेशन है, यानी सिंपल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और दूसरा आपका, ये पहली वाली थी, और दूसरा है आपका मिक्स्ड एक्सप्रेशन, मिक्स्ड जावा एक्सप्रेशन। तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन का मतलब है डिफरेंट डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप आपस में कैलकुलेट होंगे, तब आपका मिक्स्ड एक्सप्रेशन कही जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया INT A, फ्लो, ये सेमीकोलन लगा दिया, फ्लोट B और कैर C। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई कैलकुलेशन कर लूं, मैंने यहाँ पर A इंटू B और प्लस C ऐसे कुछ कर दिया, तो रिजल्ट वैल्यू क्या आएगी? रिजल्ट वैल्यू का डेटा टाइप क्या रहेगा, ये पूछा गया। फॉल्ट। Float. अब यहाँ पे सारे बच्चे अपना IQ लेवल बढ़ा लें कि डेटा टाइप जो भी आपस में मिक्स होकर कैलकुलेट हो रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा, हायर डेटा टाइप, उसी में रिजल्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो कैर, हाँ, तो कैर बड़ा थोड़ी ना होता, कैर सबसे छोटा होता है। फ्लोट, तो यहाँ पे INT सबसे बड़ा फ्लोट है, फिर INT उससे छोटा, फिर कैर सबसे छोटा, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका फ्लोट में आ जाएगा, फ्लोट। तो यही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बड़े डेटा टाइप में अपने आप रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए कि अगर आपका A इंटीजर हो और B आपका
इंटीजर हो और सी आपका फ्लोट हो और डी आपका फ्लोट हो, तो रिजल्ट किस में आएगा अगर ये एक्सप्रेशन फ्लोट। फ्लोट। ठीक, मैं अलग से लिख रहा हूँ। यहाँ पर पहले वाले का आपका फ्लोट हो गया। आप देखो ए फ्लोट हो, बी लॉन्ग हो और सी और डी आपका इंट टाइप का हो। फ्लोट, लॉन्ग और इंट। सर लॉन्ग। सर लॉन्ग। चलो ठीक है, आपने लॉन्ग कह दिया तो मैं लॉन्ग लिख देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग 8 बाइट मेमोरी लेता है और फ्लोट आपका 4 बाइट मेमोरी लेता है। उसके बाद आपका ए डबल है और बी और सी एंड डी आपका इंटीजर है। डबल इंटीजर में कैलकुलेशन हो रही है। डबल सर डबल। हाँ, डबल 8 बाइट होता है, डबल 8 बाइट होता है, इंटीजर 4 बाइट होता है। फिर आपका ए कैरेक्टर है और बी, सी और डी इंटीजर है, तो रिजल्ट किस में आएगा? INT। INT में रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आंसर भी चलिए आ गए। अब सर डबल। यहाँ पे डबल हो गया। ये जो है, अब देखो यहाँ पर यहाँ पे बताया गया कि ABCD ये क्या है, इंटीजर टाइप के हैं, तो ठीक है, ये इंटीजर टाइप का इंटीजर में ही रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे 7.0 ये जब फिक्स वैल्यू लिख दी जाती है तो उसको पॉइंट वाली वैल्यू को डबल मानते हैं, तो ये डबल वैल्यू है, तो ये जब कैलकुलेट होगा तो फाइनल रिजल्ट डबल में आ जाएगा। तो देखें, हम लोग मैच कर लेते हैं। पहला हमारा फ्लोट है, दूसरा हमारा फ्लोट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्ग लिख दिया है। तो ये किस वजह से गलत हो सकता है, इसको समझ लीजिए कि पॉइंट वाली वैल्यू हमेशा बड़ी मानी जाती है। मेमोरी साइज भले लॉन्ग का बड़ा है, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू में पॉइंट वाला हिस्सा भी होता है ना, तो इस वजह से इसको यहाँ पर फ्लोट लिख दिया गया, वरना लॉन्ग ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे फ्लोट जो लिखा गया है वो सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू बड़ी मानी जाती है इंटीजर वैल्यू से, उस केस में लिख दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर डबल है, ये सही है, ये INT है, ये सही है, और बाकी यहाँ पे 7.0 के हिसाब से ये डबल है, ये सही है। अब आपका वो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे टॉपिक को, जो पिछली वीडियो थी और ये वाली वीडियो, इनको मिक्स करके आपका MCQ के क्वेश्चन अगली क्लास में आपको लाए जाएंगे आपके सामने, और उसके आंसर आप लोगों को ही बताना है कि ये क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर हैं, उसमें से पहचानना है। तो ये वीडियो में कंबाइन करके आज कल में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि परसों जब आपका फिर से ये क्लास होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, उसमें ये सारी वीडियो आपको अब सीरीज वाइज मिल जाएगी। तो अच्छा खासा आपका रिवीजन में कराने वाला हूं, बस आपका हमारा साथ बना रहे तो। हाँ ठीक है, सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।